स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज की जानकारी बहुत जरूरी है हम सबके लिए। हमारे शरीर में जो बहता है रक्त, जो हमें देता है जीवन, रक्तदान एक महादान कहा जाता है। क्यों जरूरी है रक्तदान करना, ये सारे विषयों पर हम गहन बातचीत करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। तो आज का विषय है रक्तदान क्यों जरूरी। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष गोयल, जो जनरल सर्जन हैं और 84 बार रक्तदान कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कार्यक्रम की शुरुआत, पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि रक्तदान की आवश्यकता है क्यों? मैम, ऐसा है कि रक्तदान जो है एक मरते हुए आदमी को, जिसका जीवन खत्म हो रहा है खून की कमी से, मान लो कोई दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ और उसे अर्जेंट रक्त की जरूरत पड़ी, तो रक्तदान देने में जरा भी नुकसान नहीं होता जिसने रक्तदान दिया है उसको, बल्कि और खुशी होती है। सबसे जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि देने वाले का जरा भी नुकसान नहीं, उसको फायदे ही फायदे हैं। अच्छा, देने वाले के बहुत फायदे। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि सबसे पहले कि फायदे क्या है, बताएं। देखिए मैम, रक्तदान करने से सबसे बड़ा फायदा, एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, कि कहते हैं जो हृदय रोग हैं, हार्ट संबंधित जो शिकायतें, प्रॉब्लम्स हैं, वो यंग फीमेल्स में, एडल्ट फीमेल्स में जब तक उनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तब तक बहुत कम होती है। जबकि जेंट्स में ये जो हार्ट की प्रॉब्लम उनको कहीं ज्यादा है फीमेल की बनस्पति, फीमेल की अपेक्षा। कारण क्या है कि फीमेल में जो माहवारी होती है, जो ब्लड लॉस है, उससे उनके शरीर में काफी बदलाव आते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव है कि हार्ट पे लोड कम पड़ता है, हार्ट पे प्रेशर कम पड़ता है और उनको हृदय रोग काफी कम होते हैं एक लेडीज में जेंट्स की अपेक्षा। हालांकि एक फीमेल में हार्मोन एस्ट्रोजन है, वो भी एक कारण है, हार्ट प्रॉब्लम कम करता है। मगर जेंट्स में देखा गया है कि यंग एज में, एडल्ट एज में, 50 साल से पहले जेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम कहीं ज्यादा होती है स्त्रियों की अपेक्षा। हृदय रोग संबंधित जेंट्स में काफी कम हो जाएंगे जी। एक नंबर। 2, कैंसर भी कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा आयरन के लोड के होने से, जिगर का, लीवर का कैंसर, आंतों का कैंसर, ये कैंसर भी रक्तदान करने वाले को अपेक्षाकृत कम होते हैं। तीसरा में कई बार जो मोटापा भी कहते हैं, ये रक्तदान होने से, रक्तदान करने से मोटापा भी कम होता है। और ये भी देखा गया है मैम कि जब रक्तदान होता है तो जो बोन मैरो है, जहाँ से जो है हमारी आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं या सब बनती हैं, उसमें और ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है, उसमें और जो है प्रोडक्शन का रेट बढ़ जाता है, उसमें और जो है न्यूली फॉर्मेशन होता है, तो ब्लड का जो है सर्कुलेशन की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सी बीमारियों को रक्तदान जो है करने से बहुत सी बीमारी में सुधार होता है, बहुत सी बीमारी में फायदा होता है। डॉक्टर साहब, आपसे ये बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली और हम श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं इस समय, क्योंकि रक्तदान करने से जिसको रक्त दिया जाता है उसको फायदा होता है, उसकी जान बचती है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जो करता है उसको भी फायदा होता है, ये बातें जो है बहुत सारे श्रोता नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते थे। और आपने जिस तरह से बताया कि बहुत सारी बीमारियों में आपको उसमें फायदा होता है, कैंसर भी बोला आपने, मोटापा बोला, इसके अलावा आपने बोन मैरो के लिए भी बताया कि नया रक्त बनता है। रक्तदान के साथ जो मिथ्स जुड़ी हुई हैं कि शरीर में वीकनेस आ जाती है, उसको कहाँ तक सही मानते हैं आप? मैम, कोई वीकनेस नहीं आती रक्तदान करने से। तो और दिमाग में जो है एक आपको एनर्जी मिलती है कि मैंने एक मरते हुए लोग को बचाया। आपका तो कुछ नहीं गया, मगर जो मरते हुए किसी शख्स को बचाया तो आप उस चीज को जिंदगी भर याद रखेंगे। और अधिकतर वो परिवार वाले भी आपके आगे नतमस्तक होते हैं कि देखो जी, हमारे परिवार के इस शख्स को इसने बचाया, ना कोई जान ना कोई पहचान, और जरा सा रक्तदान किया है। और इससे बड़ा तो पुण्य का काम नहीं है, देने वाले को कोई नुकसान नहीं है। और फिर एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हृदय रोग संबंधित बीमारियां रक्तदान करने वाले को काफी कम होती हैं। इस चीज पे सब लोग आप गौर करें और रक्तदान के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोली कि रक्तदान करने से हृदय को भी हमारे फायदा होता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कम एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और उससे यंग डेथ्स हो रही हैं। तो अगर आपकी बात माने और रक्तदान करें तो शायद इस दिशा में भी फायदा हो सकता है, अपने स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि रक्तदान से कितने लोग लाभान्वित होते हैं अगर एक पर्सन रक्तदान करता है? देखिए मैम, रक्तदान में अलग अलग तरीके होते हैं। अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट में पूरा खून निकला है, कंप्लीट जो है लॉस है ब्लड का, तो हम कहते हैं पूरा रक्त देना है, कंप्लीट ब्लड डोनेशन इज रिक्वायर्ड। पूरा ब्लड देना है, उसमें सब चीज आनी है। उसी रक्त में अगर किसी को
खून की ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा एनीमिया है, उसको जो है जो खून की लाल कणिकाएं हैं वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। अगर उसमें खून की ज्यादा कमी है, आरबीसी काफी कम है, सीवियर एनीमिया है, तो उसमें हम सिर्फ उसको पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब आरबीसी देते हैं, बाकी चीजें किसी और मरीज को हम दे सकते हैं। तीसरा, जैसे किसी कारण से डेंगू बुखार हुआ जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, उस पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसके कई जगहों से खून अपने आप बहना शुरू हो जाता है, उस केस में रक्त का एक हिस्सा है ब्लड प्लेटलेट्स, वो हम उसको जो है डोनेट कर सकते हैं। तो एक ब्लड से हम पूरा ब्लड दे सकते हैं, उसी ब्लड से हम पैक्ड सेल वॉल्यूम दे सकते हैं जो कि आरबीसी होती हैं मेनली, उसी ब्लड से हम प्लेटलेट्स दे सकते हैं, उसी ब्लड से हम प्लाज्मा दे सकते हैं। अगर किसी को क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है तो उसमें प्लाज्मा दिया जाता है, और जो कि ये प्लाज्मा जैसा आपने सुना होगा अच्छी तरह, जो कोविड गया है अभी उसमें लोगों ने प्लाज्मा ही डोनेट किया है और कई मरते हुए मरीजों को बचाया है। डॉक्टर साहब ये भी बताइए, आपने बताया कि रक्तदान करने वाले को भी फायदा होता है, कितनी बार आप औसतन एक साल में एक आदमी रक्तदान कर सकता है या उसे करना चाहिए? देखिए मैम, कायदे में तो वो 4 बार तक कर सकता है, मगर 4 बार कई बार लोगों को लगता है ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं जो आजकल कर रहा हूँ पिछले 10 साल से 3 बार कर रहा हूँ साल में, मगर 2 बार तो उसे करना ही चाहिए। अगर वो चाहता है कि उसका हृदय अच्छी तरह से काम करे, उसको कैंसर की संभावना कम हो, कई बार ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो भी कई बार नीचे आ जाता है, और कई लोग जो मोटे हैं उनका थोड़ा मोटापा भी कम हो जाता है, तो साल में 2 बार तो उसे अवश्य रक्तदान करना चाहिए कि वो 3 बार ना करे। मैं पिछले 10 साल से 3 बार रक्तदान कर रहा हूँ। और कितना गैप होना चाहिए 2 रक्तदान के बीच में? कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। बाकी तो ऐसा कोई वो बात नहीं है, उसमें जो है जो शख्स हो ब्लड देने वाला वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जी, मुझे यही पूछना था कि जैसे आपने बोला सबको करना चाहिए, पर क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, कोई मेडिकल कंडीशंस? मैम, किसी में अगर लीवर में इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस, लीवर में हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, या कुछ और HIV इन्फेक्शन है, वो रक्तदान नहीं कर सकते किसी भी हालत में। या जिसमें खून की खुद कमी है तो वो रक्तदान के लायक नहीं है। वो पर्सन जो भी रक्तदान करेगा वो स्वस्थ होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, तभी रक्तदान कर सकता है। तो रक्तदान करने से पहले क्या ये टेस्ट करे जाते हैं? जी हाँ, रक्तदान करने से पहले टेस्ट करे जाते हैं, तभी उस शख्स का ब्लड लिया जाता है। जी, तो बहुत सारी जानकारियां आज आपसे मिल रही हैं। डॉक्टर सुभाष गोयल हमारे साथ हैं, जनरल सर्जन हैं, और रक्तदान आप बता रहे हैं क्यों ज़रूरी है, और खुद 84 बार आप रक्तदान कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, इतनी बार आपने रक्तदान किया, इसके कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ आप बांटना चाहेंगे? देखिए मैं झांसी मेडिकल से मैंने अपना MBBS किया है, झांसी मेडिकल से मैंने अपना MS किया है। 79 की बात है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में मेरी एंट्री हुई, जब एडमिशन हुआ, तो उसके कुछ ही महीने बाद वहाँ पे एक मरीज लाया गया, वो यंग लड़का था, करीब 18 साल का, और उसका एक्सीडेंट में काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था, और उसके रिश्तेदारों का कोई उस समय अता पता नहीं था। तो पहली बार मैंने उस शख्स को अपना ब्लड दिया, तो लोगों ने ताज्जुब किया। क्या उम्र रही थी उस समय? उस समय मेरी उम्र थी मैम 18 साल। आपकी उम्र? हाँ, मेरी भी 18 साल उम्र थी, क्योंकि हम लोग का मेडिकल कॉलेज में एंट्री हुई थी जस्ट 2-3 महीने पहले जी। तो उस समय मेरी उम्र 18 साल थी, और जब मैंने ब्लड दिया उसके अगले दिन उसके सब रिश्तेदार ढूंढते हुए आए, तो उसमें तो एक आध मेरे पैर छूने लगे। मैंने कहा नहीं, आप तो मेरे से बहुत बड़े हो। कहते नहीं, आपने उसको बचा लिया। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मेरे दिमाग में और दिल में एक जुनून आया कि मैं कभी रक्त की कमी से किसी को मरने नहीं दूंगा। तो जहां मुझे मौका मिला मैंने ब्लड दिया, डोनेट किया, और 3 बार तो ऐसा हुआ कि मैंने रक्तदान करने के बाद उस मरीज का खुद ऑपरेशन किया, क्योंकि उसमें मरीज की रक्त की बहुत जरूरत थी, इमरजेंसी ऑपरेशन करना था, कहीं मिल नहीं रहा था। मैंने कहा मैं रक्त दे रहा हूँ, मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ऑपरेट किया। 3 केस ऐसे मेरे नॉलेज में अच्छी तरह याद है मुझे। तो मतलब आपने उस समय रक्तदान भी किया और उसके बाद ऑपरेट भी किया? जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, सुनते तो ये हैं, जैसे अभी मैंने शुरू में भी कहा था कि वीकनेस होती है कुछ देर के लिए, या 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो आपने इस तरह की कोई स्थिति नहीं है? मैम, ये वीकनेस सिर्फ सोच की है, साइकोलॉजिकल है, कोई वीकनेस नहीं होती। आप रक्तदान करें, थोड़ा पहले अच्छी तरह से कुछ खा लें, और थोड़ा सा उसके बाद कुछ ले लें, दूध है, जूस है, कुछ तरह से ले लें, तो कोई कहीं वीकनेस फील नहीं होगी। मुश्किल से 10-15 मिनट का खेल है और कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई वीकनेस नहीं, और आपको दिल को बहुत तसल्ली होगी कि आप कितना बड़ा आपने काम किया है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, आपने इतनी बार रक्तदान किया, क्या प्रोसीजर होता है रक्तदान? जब एक कोई रक्तदान करना चाहता है, हमारे बहुत सारे श्रोता होंगे ये कार्यक्रम सुन के मोटिवेट हो रहे होंगे, वो भी रक्तदान करना चाह रहे होंगे, तो किस तरह से अप्रोच करें, कहाँ जाएं, और क्या प्रोसीजर होता है, कितना समय लगता है? देखिए, रक्तदान के तो आजकल बहुत जगह जो है इस तरह के बैंक खुले हुए हैं जो कि रक्तदान आपका
ले लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती उनको। और इसके लिए बस ये कि बहुत ज़्यादा खाली पेट नहीं होना चाहिए। आप कुछ अच्छी तरह नाश्ता कर लें या अच्छी तरह कुछ लिक्विड डाइट ले लें, जिससे थोड़ा सा आपके जो है ब्लड में, बॉडी में वॉल्यूम ब्लड का थोड़ा सा फ्लूइड का बढ़ जाए। और उसके बाद आपको वो सीधे ही लिटा के एक निडल लगा देंगे आपके हाथ में, वहाँ से ब्लड आएगा, 10-12 मिनट में ब्लड आपका कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है वो आपको बैठा देंगे और कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई वीकनेस नहीं फील। जी, तो बहुत सारी जानकारियां आज हमें डॉक्टर सुभाष गोयल जी से मिली कि रक्तदान क्यों ज़रूरी है और कितनी आसानी से हम रक्तदान करके अपनी भी हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं और जिसको आप दान देते हैं उसकी तो ज़िंदगी बचा ही सकते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में हम अपने श्रोताओं से एक बात और साझा करना चाहेंगे कि आप सिर्फ एक बहुत अच्छे सर्जन ही नहीं हैं, एक डॉक्टर ही नहीं हैं, बल्कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। आप एक कवि हैं, एक कहानीकार हैं, आप कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और ये दो चीज़ों का जो मिलन हुआ है आपके, एक तो होता है कि आपका पेशा और एक है आपके अंदर के जो उद्गार हैं जिनको आप कलम के माध्यम से लिखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपके अंदर जुनून हुआ कविताएं लिखने का, कहानियां लिखने का, ये कब से हुआ? मैम ये मेरा जुनून जो है बहुत बचपन से था, मगर किसी परिस्थितिवश कारणवश जो है ये मैंने कुछ साल के लिए रोक दिया था और दोबारा मैंने नए सिरे से इसमें आया हूँ मैं। और मेरा रुझान मेडिकल फील्ड में तो है ही है और साहित्य की तरफ भी काफ़ी रुझान है मेरा। मेरे बहुत अच्छे देशभक्ति के गीत लिखे हुए हैं, हर तरह के गीत लिखता हूँ मैम, हास्य कवि भी हूँ, हर तरह के गीत लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ जो है इसमें भी थोड़ा सा अपना जो है मैं प्रयास करूं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को ज़रूर आपकी कुछ कविताएं इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश करेंगे कि पहुंचे उन तक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक बार में कितना ब्लड डोनेट किया जा सकता है? देखिए मैडम, आजकल जो ब्लड डोनेशन है वो करीब 450 ml लेते हैं, 450 ml, कहीं कहीं 350 ml भी लेते हैं, 350 ml और 450 ml, जबकि बॉडी में ब्लड का अमाउंट, बॉडी में ब्लड की मात्रा बॉडी वेट के 7 से 9% होता है। मान लो एक शख्स का वजन 100 किलो है तो उसके बॉडी में 7 से 9 लीटर ब्लड होगा और 7 से 9 लीटर ब्लड में अगर उसका 450 ml ब्लड निकाल लिया जाए तो समझिए कुछ भी नहीं निकाला गया। तो इसीलिए रक्तदान देने से जो वीकनेस वाली जो भ्रांति है लोगों को बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड है बॉडी के अंदर और इतना से उससे ज्यादा ब्लड तो हमारे पैरों में इकट्ठा रहता है, कलेक्ट रहता है, जो कि यूज में नहीं है। और उल्टी बात है, अगर मैं ब्लड दिया तो वो ब्लड निकल के यूज में आएगा और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए जितना हम ब्लड जो है डोनेट करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है जो हमारी बॉडी में ब्लड का अमाउंट है। तो जैसा मैंने बताया श्रोताओं को कि आप लिखते भी बहुत अच्छा है, तो कुछ पंक्तियां हो जाएं, कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले। जी, मैंने इसी पे एक लाइन लिखी है 2-4 कि साल में 2 बार, साल में 2 बार खून दें जरूर, साल में 2 बार खून दे जरूर, शरीर के बहुत से विकार हो जाएंगे दूर। शरीर में जो बहुत से रोग हैं इनसे दूर हो जाएंगे, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ कैंसर्स हैं, वेट कम हो जाएगा और शरीर के बहुत से विकार हो जाएंगे दूर। स्वस्थ मन और स्वस्थ तन और मिले खूब सम्मान, स्वस्थ मन और स्वस्थ तन मिले खूब सम्मान, जब बचाओगे तुम किसी मरते हुए की जान, जब बचाओगे तुम किसी मरते हुए की जान। आपका कुछ नुकसान नहीं है मगर एक की जिंदगी बच गई और उसका परिवार बच गया और आपको कितनी जो है आपको वाही मिलेगी आप इसका अंदाज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात आपने कविता के माध्यम से भी बोली है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे बहुत सारे श्रोता जो इससे जुड़े हैं उन्हें आज जरूर इस बात का एहसास हुआ होगा कि रक्तदान वो क्यों करें, क्यों जरूरी है सबके लिए, अपने लिए भी। और आगे हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता जाएंगे, रक्तदान करेंगे, दूसरों की जान बचाएंगे और अपना स्वास्थ्य लाभ भी लेंगे। तो हमारे साथ रहे इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष गोयल जो जनरल सर्जन हैं और आज हमने आपसे जानकारी ली रक्तदान क्यों जरूरी पर। तो आप डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और इतना समय निकाला हमारे श्रोताओं से बातचीत करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका और श्रोताओं का, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उपलब्धियों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नेत्र चिकित्सक डॉक्टर स्वाति फुलझरे से ली गई भेंटवार्ता। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल।
आज के कार्यक्रम में क्या खास है वो हम आपको बता दें। हमारे स्टूडियो में है आज एक विशेषज्ञ जो आपको बताएंगी नेत्र चिकित्सा में हुए अब तक के विस्तार और विकास के बारे में। तो आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर स्वाति फूलचेरे। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं नेत्र चिकित्सा विभाग, RP आई सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं खास तौर पर आंखों की? उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत कहीं पे भी नेत्र विज्ञान में दुनिया में कम नहीं है। जो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। जैसे कि आपने पूछा शालिनी जी कि क्या क्या बीमारियां होती है कॉमन, तो मैं आपको बताना चाहूंगी चश्मे की बीमारी है जो काफी कॉमन होती है, और उसके अलावा सफेद मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद होता है, पर्दे की होती है। डायबिटीज का हमारे यहाँ पे इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इस वजह से डायबिटीज की वजह से जो पर्दे में प्रॉब्लम आती है वो भी काफी कॉमन हो गई है आजकल। बच्चों में अगर ये होता है मान लीजिए मोतियाबिंद, तो अगर इनका सही समय पर इलाज ना हो तो ये एक मतलब बच्चों की रोशनी को कम कर देता है। पर उसको पहचानना उतना ही कठिन होता है क्योंकि छोटा बच्चा ना तो अपनी बात बता सकता है, और परिवार में जैसे माता पिता हैं उनको भी सही समझ नहीं आता है कि इसको आंखों की समस्या है और इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, मतलब घर पे कैसे पहचानें? जी, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है शालिनी जी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को, एक तो जब वो पैदा होता है तो नॉर्मली 1-1.5 महीने के बाद वो चीजों को देखना शुरू कर देता है, तो आप ये जरूर देखें कि अपने बच्चों के सामने कोई खिलौना या खुद भी जाए तो आप देखें कि क्या वो आपकी तरफ देख रहा है, क्या वो रोशनी की तरफ देख रहा है। अगर आप कोई चीज घुमाते हैं इधर उधर तो क्या वो उसको फॉलो करता है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये देखें कि बच्चों की आंखों में कोई सफेदी तो नहीं दिख रही है, जो बहुत जरूरी है। सफेदी कई बार मोतिया की वजह से होती है, पुतली की प्रॉब्लम की वजह से होती है, या पीछे अगर कोई ट्यूमर हो तो भी सफेदी होती है। तो इनको टाइमली इनका डायग्नोसिस करना और इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो आंखों में सफेदी तो नहीं है, या आंखों में कोई तिरछापन, बहंगापन तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बहंगापन आया है। तो ये सारे लक्षण होते हैं बच्चों में नजर कम होने के। यानी इस तरह के कुछ अगर लक्षण दिखते हैं तो एक आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं और उनका परीक्षण जरूर करवाएं। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कार्यक्रम के बिल्कुल आरंभ में बोला था कि हमें गर्व है कि भारत में सभी तकनीक है, सारी जो नेत्र चिकित्सा की आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल हैं, सक्सेसफुली सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप सही समय पर बच्चे को, या अगर एडल्ट भी कोई है उसको परेशानी है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज संभव है। स्पेशली जैसे मोतिया का इलाज पहले हम बड़ा चीरा लगा के करते थे, अब ये लेजर असिस्टेड होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी काफी कम हो गए। तो सक्सेस रेट ऑफ सर्जरी बढ़ गया है। लेंस हमारे पास एडवांस लेंसेस है, दूर पास दोनों के। तो ये सारी हमारे पास अब ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि पहले नहीं होते थे। और कौन कौन सी ऐसी तकनीक हैं जो अभी विकसित हुई हैं और भारत में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जिससे कि इलाज किया जा सकता है? तो एक तो आपने मोतियाबिंद का बताया, और क्या ऐसा विस्तार और विकास हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि पहले ये नहीं होता था भारतवर्ष में और अब सफलतापूर्वक किया जा रहा है? जैसे एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल बहुत आम है कि लोग चश्मा जो लग जाता है, आप बता रही हैं बहुत ही कॉमन है, पर उसको हटाने का एक ऑपरेशन करवा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग करवा रहे हैं जी। तो ये एक नई तकनीक है क्या? जी, ये एक नई तकनीक है। पुरानी भी तकनीक थी लेकिन उसमें उतने सक्सेसफुल नहीं होते थे। अब नई तकनीक है, लेजर असिस्टेड तकनीक है, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कहते हैं हम उसे। वो काफी सारी तकनीक आती है उसमें, कुछ लेजर से ठीक होती है, कुछ लेंस असिस्टेड होती है। तो इन सब में ये जो नई तकनीक आ गई है इसकी वजह से सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। तो पहले जो हम बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते थे या लोग लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमारा मतलब कॉस्मेटिक इफेक्ट खराब हो जाएगा, तो इन तकनीकों के जरिए हम ये सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व कर सकते हैं।
यानी कि अब कॉस्मेटिक्स पे भी बात हाँ, आ जी, चुकी जी, है, जी। क्योंकि पहले एक जरूरत थी। ये बताइए डॉक्टर साहब, अवेयरनेस बहुत आई है, अभी आपने बताया कि लोग आ रहे हैं, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर बच्चों में तो बहुत केसेस आंखों की समस्या के बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण आप समझती हैं? देखिए, बच्चों में जो हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं वो है बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर होना। रिफ्रैक्टिव एरर को अगर आम भाषा में कहा जाए तो चश्मे का नंबर आना। ये ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि बच्चों ने बाहर खेलना कम कर दिया है, स्पेशली इन अर्बन एरिया। गाँव में तो शायद अभी भी बच्चे खेलते हैं और एक्सपोज्ड है। कोरोना की वजह से और ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। हमारे डिजिटल स्क्रीन का जो यूज है वो बढ़ गया है। लोग मोबाइल पे ज्यादा है, लैपटॉप टैबलेट पे ज्यादा है। इसकी वजह से बच्चों में नंबर आ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगी कि माता पिता इस बात का ध्यान रखें, जितना जरूरी हो उतना ही बच्चों को एक्सपोज कराए मोबाइल और टैबलेट से। जी, बहुत मुश्किल है जैसा आपने कहा, लेकिन हाँ, कोशिश करनी जरूरी है, क्योंकि ये उनकी आंखों को भी इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी तकनीक विकसित हुई हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि श्रोता जाने? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे पहले पर्दे की भी प्रॉब्लम काफी होती थी इंडिया में। कुछ सालों पहले इलाज नहीं हो पाता था इतना ज्यादा, पर अब वो सारा हो सकता है। पर्दों की ऑपरेशन में भी काफी तकनीकी एडवांसमेंट आया है। टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है, सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। डायबिटीज की वजह से पर्दे खराब होते हैं, उसके लिए अब लेजर्स अवेलेबल है। लेजर के अलावा हम कहते हैं एंटी VEGF मॉलिक्यूल, जो एक ड्रग होता है। पहले आपको सिर्फ सर्जरी करवानी पड़ती थी, पर अब ये ड्रग होता है जिसको आई में इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो उससे भी काफी कुछ प्रॉब्लम पर्दे की सॉल्व हो जाती है। फिर ROP जैसा भी है, वो भी काफी, मतलब जो प्री मेच्योर बच्चों में देखा जाता है कि हमारी जो सर्जरीज की क्वालिटी है वो बढ़ गई है, तो इन बच्चों की भी साइट कुछ हद तक बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये बहुत हम सुनते हैं कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, तो इस तकनीक में भी कुछ सुधार आया है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आई एम ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि इतना ज्यादा सुधार आया है कि पहले जैसे एक कॉर्निया हम एक इंसान में यूज कर पाते थे क्योंकि वो फुल थिकनेस होता था। अब तकनीकी सुधार की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से हम उसको अलग अलग 3 अलग अलग लोगों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो फुल थिकनेस था वो पार्शियल थिकनेस हो गया, तो आगे का हिस्सा किसी और में लगाया, बीच वाला हिस्सा किसी और के लिए यूज किया। अच्छा। तो इस तरीके का भी, या पीछे का जो हिस्सा है वो किसी और में यूज कर दिया। इस तरीके का भी एडवांसमेंट अवेलेबल है। एक आदमी डोनेट करता है आई, तो कई सारे लोगों को एटलीस्ट ज्योति मिल सकती दो है। लोगों को तो मिल ही सकता है। हम लगातार डिजिटल स्क्रीन का यूज करें, जिससे टायर्डनेस बहुत हो रहा है आंखों में, ड्राइनेस हो जाता है आंखों में, तो हम एक 20-20-20 एक रूल होता है जो हम कहते हैं, तो एवरी 20 मिनट्स 20 मीटर की दूरी पे देखना है 20 सेकेंड्स के लिए, तो वो उसका पालन करिए। तीसरा ये है कि अगर आपकी नजर कम होती है किसी भी वजह से, तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसे इग्नोर ना करें। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज जैसे बीमारी है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है काला मोतिया की, तो ये सारी बीमारियां इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में हुए विस्तार और विकास के बारे में हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर स्वाति फूलझरे। आप एडिशनल प्रोफेसर हैं नेत्र चिकित्सा विभाग, RPI सेंटर, एम्स में। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब आपको, धन्यवाद। आप स्टूडियो में आई। धन्यवाद शालिनी जी, और धन्यवाद श्रोताओं। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उपलब्धियां, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की नेत्र चिकित्सक डॉक्टर स्वाति फूलझरे से। इसी के साथ हमारी सेहत का ये अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।